हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। प्रीपोजिशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के देखने से आपके एग्ज़ाम में ऐसे मार्क्स आएंगे जो आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगी। सो लेट्स सी वीडियो। पहले देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन को अगर हम अलग अलग माने तो प्री प्लस पोजीशन को बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, यानी जिस सिचुएशन पर कोई शब्द स्थापित है, स्थित है, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ऐसे शब्द लगते हैं जो उसका रिश्ता मीन्स संबंध दूसरे वाक्य के शब्दों से स्थापित करते हैं। ऐसे सभी वाक्यों को, ऐसे सभी वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन द क्लास। तो आई एक प्रोनाउन है और क्लास एक नाउन है और इसको संबंध स्थापित करने वाला जो शब्द है वो प्रीपोजिशन है, वो इन है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि आई और क्लास इन दोनों का रिलेशन एक वर्ड स्थापित कर रहा है, एक वर्ड उन दोनों के रिलेशन को बना रहा है और जो इन है, और इन जो है वही प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल कहाँ पे किनके यूज होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखते हैं पहले टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। पहला है प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है डायरेक्शन, मीन्स दिशा सूचक। साइड डायरेक्शंस को बताता है कि किसी तरफ जा रहे हैं। दूसरा टाइप है टाइम, समय के बारे में बात करता है। तीसरा है प्लेस, जो स्थान के बारे में बात करता है। और फोर्थ नंबर पे जो है स्पेशियल रिलेशन। ये जो स्पेशियल रिलेशन के वीडियो हैं, जो रिलेशन से प्रीपोजिशंस रिलेट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशंस जो हैं इन्हीं में यूज होते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। तो उसमें फर्स्ट जो हमारा है प्रीपोजिशन वो है इन। तो ये कहाँ यूज हो रहा है? इनक्लोज्ड एरिया में। इनक्लोज्ड एरिया का मीनिंग क्या है कि वो स्थान जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग। इसका यूज तब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर या चारों तरफ से घिरी हुई अवस्था में होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, इस बात को याद रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ। तो कमरे में हूँ, तो कमरे ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इनका यूज हुआ इनक्लोज्ड एरिया के लिए। ये आई एम इन द क्रिकेट ग्राउंड, आई एम इन द फील्ड, आई एम इन द गार्डन, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द सिटी, इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके यूज़ में आएंगे। क्योंकि ये जब हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो ग्राउंड हमको चारों तरफ से घेरे है, खेत हमको चारों तरफ से घेरे है, गार्डन हमको चारों तरफ से घेरे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट, मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रीपोजिशन वो है एट। एट का यूज़ कहाँ पे होता है? टेल us that following noun is located at the specific point or location। मीन्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए हम at का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आई एम एट होम। मैं घर में हूँ, मीन्स मैं घर पर हूँ। किसी को आप बताते हैं वेयर आर यू, तो आप उसको रिप्लाई देते हैं आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इनमें आप पर्टिकुलर उस पॉइंट की बात करते हैं जिस लोकेशन पर आप सिचुएटेड हैं। जैसे आप शहर में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन द सिटी। लेकिन जैसे कोई उसी शहर में है, फिर वो पूछ रहा है नहीं शहर में कहाँ है, तो आप एक पर्टिकुलर एक डिफिनिट प्लेस बताते हैं। जैसे मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको कि आई एम एट चारबाग स्टेशन, मैं चारबाग स्टेशन पे हूँ। आई एम एट कैसरबाग बस स्टैंड, मैं कैसरबाग बस स्टैंड पे हूँ। आई एम एट रिवर फ्रंट, मैं रिवर फ्रंट पे हूँ। आई एम एट अम्बेडकर पार्क, मैं अम्बेडकर पार्क। तो उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे उसी प्लेस पे हम एट का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एट से रिलेटेड किसी भी प्रीपोजिशन की कोई भी डाउट्स आपके माइंड में नहीं रह जाएंगे और इस प्रीपोजिशन को देखने के बाद
आप अपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स तो छोड़ दो, बेस्ट मार्क्स लेके आएंगे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी मार्क्स आपसे छूटेंगे नहीं। अब देखते हैं प्लेस में दूसरा, एक था पॉइंट ऑफ प्लेस और पहला इनक्लोज एरिया। यहाँ पे क्या है? सरफेस लोकेशन। तो सरफेस लोकेशन क्या है? एक वस्तु दूसरे वस्तु पर टच अवस्था में, छुई हुई अवस्था में जब रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस लोकेशन। इसके लिए यूज हो रहा है ऑन का। यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू आर सो टचिंग समथिंग, दूसरे चीज़ पर रखी हो और टचिंग अवस्था में होनी चाहिए। तो इसका देखिए, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो बुक्स जो हैं देखिए वो सभी टेबल पर रखी हुई हैं, किताबें मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं। अर्थ में ऊपर या पर आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये होना चाहिए कि आप वो जो वस्तु है वो दूसरे वस्तु जिसके साथ उसका रिलेशन स्थापित किया जा रहा है, ये आप स्टार्टिंग से इंट्रो से याद रखिए कि प्रीपोजिशन हमेशा संबंध स्थापित करते हैं। तो टेबल का बुक्स का टेबल से संबंध स्थापित हो रहा है और वहाँ पे ये देखना है कि ऑन जो है वो बुक्स टेबल पर टच अवस्था में, छुई हुई अवस्था में रखी हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट का यूज होगा, जैसे पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए ऐट का यूज हो रहा था, वैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट का यूज होगा। जब हम किसी डिफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से किसी वर्क के होने या ना होने का बोध होता हो, वहाँ पे ऑल टाइम हम ऐट का ही यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन नहीं। पहला देखिए क्लॉक से रिलेटेड। तो क्लॉक में एट 5 o'clock, एट 3:30 PM, एट 7:30 AM। माई ब्रदर कम लेट एट नाइट। तो रात में लेट आया, तो नाइट के लिए ऑल टाइम हम एट का यूज़ करते हैं। और क्लॉक में जब भी टाइमिंग दी जाएगी तो ऑल टाइम हम एट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्लॉक में क्या है? इट इज़ एट 5 o'clock, इट इज़ एट 3:30 PM, इट इज़ एट 7:30 AM। मीन्स कब वो वक्त है जब समय स्टार्ट है, जिस पॉइंट से बात की जा रही है वहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस आएगा तो हम एट का यूज़ करेंगे। देखिए अब नाइट से पहले ऑल टाइम एट का यूज होगा। यहाँ पे अभी मैं और आपको देखिए, इसमें बहुत सारी बारीक से बारीक चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी एंड लाइक माई वीडियो। और आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। अब देखिए नाइट से पहले ऐट का यूज़ हो रहा है, कन्फर्म नाइट से पहले ऐट का ही यूज होता है। हॉलीडेज अगर हैं एज एट द वीकेंड, एट अ क्रिसमस, तो ऑल टाइम ऐट का यूज़ होता है। अब पॉइंट में देखिए इन, अगर मंथ्स में है मीन्स ड्यूरेशन टाइप का दिखा रहा है, एक लंबा वक्त दिखा रहा है, तो मंथ्स में इनका यूज होता है इन दिसंबर, इन जून। सीजन्स में इनका यूज होता है इन विंटर, इन समर। पार्ट्स ऑफ द डे, ये पॉइंट बहुत वैलिड है और इस पॉइंट को बहुत ही मेंशन रखना है आपको। अगर पार्ट्स ऑफ द डे है तो ऑल टाइम इनका यूज होगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ओके। ईयर्स, ये भी एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है, तो इन 2022, इन 2023। ड्यूरेशन, जब भी ड्यूरेशंस को दिखाएगा तो ऑल टाइम इनका यूज होगा। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स दशक। एक 10 साल के दौरान को हम दशक बोलते हैं, तो इसलिए 1990s मतलब 1990 से लगा के 1999 तक। सेंचुरीज, 100 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इन द 20th सेंचुरी। तो इन सभी देखिए सभी मंथ्स के लिए, सीजन के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए हमेशा इनका यूज होता है। अब बात कर लेते हैं ऑन की। ऑन जो है टाइम में, देखिए एक प्लेस के लिए ऑन का यूज हो रहा था सरफेस ऑफ एरिया, और टाइम में कहाँ पे यूज हो रहा है? डेज ऑफ द वीक। जितने भी मंथ, जो मंडे से लगा के और संडे तक जितने भी डेज हैं वीक के, ऑल द डेज से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं।
अब देखिए एट 7 o'clock ऑन 15th अगस्त, डे के लिए और डेट के लिए, दो के लिए ऑन का यूज होता है। आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा। ऑन 15th अगस्त 1947। अब देखिए तो पहले 7 o'clock जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया, तो उसके लिए यूज हो रहा है एट। अब डे और डेट दो चीज़ें याद रखनी है, उन दोनों के लिए यूज होगा ऑन। डे और डेट, ऑन किससे पहले यूज किया जा रहा है? 15th से पहले। अगस्त से पहले अगर यूज किया जाएगा, वो मंथ का नाम आ जाएगा, तो देखिए तुरंत क्या यूज हो रहा है? इन का यूज हो रहा है। और अगर 15th हट जाएगा तो इन का यूज होगा। अगर अगस्त भी हट जाएगा और डायरेक्टली 1947 ही बोला जाएगा, जिसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ईयर के नेम में भी ऑल टाइम हम इनका यूज़ करते हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में सेट कर लें और इस वीडियो को रिपीटेड फॉर्म में देख लें। एनी टाइम यू गेट अ गुड मार्क्स। अब देखते हैं एक्सटेंड, मीन्स टाइम जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, एक्सटेंडेड हो, बढ़ोतरी हो, फैलाव दिखाई दे। तो पहला क्या है? ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का यूज़ भी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में करते हैं और इसका यूज़ किसी के दौरान, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों के छुट्टियों के दौरान, यानी गर्मियों की छुट्टियों में। अब देखिए बाय, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर, बाय मंडे। मीन्स अगर हम फ्यूचर में तक के लिए किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम बिफोर के बजाय बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गो देयर बाय मंडे, मैं वहाँ मंडे तक जाऊँगा। मीन्स एक परसेप्शन में बता रहा हूँ, कहीं पे मुझे जाना है और इन फ्यूचर जाना है, तो हम ऑल टाइम मंडे या डे या डेट या मंथ या ईयर, कुछ भी इन फ्यूचर जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। आई विल गो देयर बाय मंडे, मैं मंडे तक वहाँ जाऊँगा। मीन्स कब तक जाएंगे ऐसे पूछा जा रहा है। और यही चीज़ अगर पास्ट में जाती है तो उसके लिए टिल वर्ड का यूज होता है। अब देखते हैं फ्रॉम और टू का यूज़ कहाँ होता है। अगर एक समय से दूसरे समय के बीच के दौरान की बात की जाएगी, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम से वर्क स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा है, तो हम फ्रॉम टू का यूज़ करते हैं। अब एक्सटेंडेड में दो और वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर और सिंस के लिए। यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, और सिंस का यूज होता है सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस मॉर्निंग को आप इजीली सिंस मॉर्निंग के लिए ही नहीं, थोड़ा लंबा करके समझ सकते हैं। फॉर का यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और सिंस का यूज जो होता है वो ऑल टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस 7 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 15 अगस्त, सिंस 1990, जब भी किसी टाइम आवर से लगा के और ईयर्स तक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, उस बिंदु को दिया गया होगा जहां से काम शुरू हो रहा है, तो उनसे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर पीरियड ऑफ टाइम 4 घंटे से, 5 दिन से, 3 हफ्ते से, तो हम हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मीन्स ऑन और ऑन टू। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऑन का यूज़ प्लेस के लिए भी हो रहा था, टाइम में भी हो रहा था और डायरेक्शन में भी हो रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, मीन्स जो बिल्ली है वो टेबल पर कूदी। तो जब वो रनिंग फॉर्म में है तब हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। और द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, जब ऑन द टेबल वो सरफेस पे आ गई, मीन्स स्थापित हो गई, मीन्स वो टच कर गई उस पर, तो हम बोलेंगे ऑन द टाइम। और जब वो अभी देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, तो जब तक वो उस पर टच नहीं की हुई है, मीन्स रनिंग फॉर्म में है, वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो ऑल टाइम आप ऑन टू का यूज़ करते हैं। और जैसे ही वो देखिए उस पर स्थापित हो गई, जाके सरफेस पर टच कर गई, तो हम ऑन द टेबल का यूज़ करेंगे, ऑन टू का नहीं। जनरली बच्चे इनटू वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट ऑन टू का वर्ड कम सुनते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली समझ लें, जैसे इनटू में के सेंस में यूज होता है, वैसे ही ऑन टू जो है वो पर के सेंस में यूज होता है, लेकिन तब तक जब तक एक वस्तु दूसरे पर टच नहीं कर रही हो। और जब टच कर जाएगी तो हम
ऑन टू के बजाय ऑन द टेबल का यूज़ करेंगे। ओके, अब इन एग्जाम्पल्स को आप विजुअल पिक्चराइजेशन से इसलिए देख रहे हैं जिससे आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें समझ पाएँ। अब उसी का देखिए इनक्लोज्ड एरिया के लिए इन और इनटू का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे ऑन टू इनक्लोज्ड एरिया नहीं था, सरफेस ऑफ एरिया था। तो कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। तो अब देखिए नीचे से ऊपर जब जा रही है, तो जब ये रनिंग फॉर्म में है तब हम हमेशा इन का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अंदर, देखिए जब अंदर हो गई, ये दूसरा वाला जो सर्किल बना वो इन के यूज़ के लिए बना है। मीन्स जब हम कैट बॉक्स के अंदर हो गई तो इन का यूज हुआ। और जब पहला जो एरो बना था तो पहले एरो में जब वो रनिंग फॉर्म में है, अभी उसके अंदर पहुंची नहीं है, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों का यूज़ इनक्लोज्ड एरिया के लिए ही होता है। मीन्स किसी घिरी हुई स्थान के अंदर अगर कोई वस्तु प्रवेश कर रही है तो उस परिस्थिति में हम इनटू का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर वो पहुंची हुई ना हो, अभी उस स्थान ने उसको घेरा ना हो, रनिंग में हो। देखिए बार बार मैं उसको एरो करके आपको दिखा रहा हूँ कि जब वो रनिंग में होगी, इंक्लोज्ड एरिया में जा रही होगी तो इनटू का यूज होगा। और जब वो कंप्लीटली इनक्लोज एरिया में, मीन्स उस स्थान ने उस वस्तु को चारों तरफ से घेर लिया होगा, तब हम हमेशा स्टेबल कंडीशन के लिए इन का यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही वैलिड और डेफिनेट पॉइंट है। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके सेंस समझने में, आपको एग्ज़ाम में। बस आप सेंटेंस को रीड करें और उसमें ये मीनिंग निकालने की कोशिश ज़रूर करें कि ये इंक्लूड एरिया में जाने की बात कर रहा है तो इनटू, अगर पहले से या वहाँ पे स्टेबल कंडीशन में है, स्थायी भाव में है, तो हम हमेशा इन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के कुछ और अच्छे, जिसमें मूवमेंट दिखाई दे। मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स होता है मंजिल। अगर हम किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो टू का और एक टूवर्ड का। फ़र्क क्या है? बहुत ही बारीक फ़र्क है। आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल को जा रहा हूँ। और दूसरा देखिए, आई एम गोइंग टूवर्ड ताजमहल, मैं ताजमहल की तरफ जा रहा हूँ। इन दोनों में फ़र्क ये है कि हम जब ताजमहल की तरफ जा रहे हैं तो ये डेफिनेट नहीं है कि हम ताजमहल को ही जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा बीच से माइंड चेंज हो जाए और हम डाइवर्ट होके रेड फोर्ट, लाल किले की तरफ चले जाएं, या मीन्स ताजमहल के बगल में आगरे का किला है तो हम मान लिया उधर जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, तो डेफिनेट नहीं है कि मैं ताजमहल को ही जा रहा हूँ। मैं बीच से रास्ते से अपना माइंड चेंज करके किले की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू ताजमहल, तो ऑल टाइम मैं ताजमहल को ही जा रहा हूँ। अब प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशियल रिलेशन, इनमें क्या है, ये बहुत ही इनका वेरी है और एक ब्रॉड एरिया है। इनमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस आएंगे, उनको आप बहुत ध्यान से सुनिए। लिमिट्स, लिमिट्स जब बनाती हैं अलोंग या अराउंड, ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, मीन्स वो क्या है, रोड के साथ साथ, रोड भी चल रही है, मतलब रोड चलती नहीं है, हम रोड के साथ साथ अगर चल रहे हैं तो हम बोलेंगे अलोंग द रोड। और ही इज़ वॉकिंग अराउंड द रोड, तो क्या हो गया, रोड के चारों तरफ चल रहा है। अगर रोड के साथ साथ सीधा चल रहा है तो बोला जाएगा अलोंग द रोड, और अगर रोड के चारों तरफ चक्कर जैसा लगा रहा है, मीन्स कोई एक डेफिनेट चीज़ है, पार्क के चारों तरफ अराउंड द पार्क, रोड के चारों तरफ अराउंड द रोड, हाउस के चारों तरफ अराउंड द हाउस। इस तरीके से अगर कभी भी चारों तरफ का सेंस आता है, मीन्स घूम घूम के कोई सर्किल ऑफ फॉर्म बना रहा है, तो हम यूज़ करते हैं अराउंड का। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन के रिलेटिव पोजिशन में। रिलेटिव पोजिशन क्या है, एबव, एबव, और इसके बाद एक और मैं आपको बताऊंगा ओवर। लगभग दोनों सेम है, लेकिन एबव जो है वो पोजिशनिंग को बताता है, मीन्स क्रम को बताता है, स्टेप बाय स्टेप को बताता है। द क्लॉक इज एबव द टेबल, मीन्स पहले टेबल है और उसके ऊपर क्लॉक है। अब जैसे ऐसा भी कह सकते हो आप कि क्लॉक इज एबव द चेयर। तो पोजिशनिंग में अगर जैसे बोलते हैं लुक एट द एबव,
लुक एट द अबव लाइन्स। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है कि व्हाट आर द राइटर, सॉरी फॉर दैट, हु इज द राइटर ऑफ अबव नोटेड पैसेज, दैट इज करेक्ट सेंटेंस। हु इज द राइटर ऑफ अबव नोटेड पैसेज, तो ऊपर लिखे हुए पैसेज का राइटर कौन है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए ऊपर मीन्स वहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, क्रम में, कुछ नीचे है और कुछ ऊपर है, जहाँ जो क्वेश्चन लिखा रहता है वो नीचे। अब वही अबव ओवर को देखते हैं। ओवर मीन्स भी ऊपर होता है और अबव मीन्स भी ऊपर होता है। अबव पोजिशनिंग को दिखाता है, लेकिन ओवर जो होता है वो टच फॉर्म में नहीं, एक रनिंग फॉर्म में और किसी वस्तु के ऊपर से जाने की परिस्थिति को दिखाता है। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, तो दीवार जो है चार दीवारी, फेंस मीन्स क्या होता है, चार दीवारी, तो चार दीवारी में देखो सीधे आ रहा है, फिर वो ऊपर से जंप कर रहा है डॉग, तो उसमें टच नहीं कर रहा है, टच अवस्था में नहीं है, और वहाँ वो बहुत देर तक रुकने वाला भी नहीं है। मतलब अगर लॉन्ग टाइम के लिए रुक जाएगा तो एबव द फेंस हो जाएगा, लेकिन वो रनिंग में रहेगा तो ओवर द फेंस। ओवर का अपोजिट होता है अंडर। अब देखिए द कैट इज अंडर द बॉक्स, द कैट इज अंडर द बॉक्स, तो अंडर मीन्स क्या हो गया, किसी वस्तु के नीचे, लेकिन स्पेशल कंडीशन मतलब निकलने वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक रुकी हुई है। अगर वो बहुत देर तक रुकी हुई अवस्था में हो जाएगी तो जो एबव का अपोजिट है बेलो, वो वर्ड वहाँ पे यूज होगा। और देखिए वो अंडर द, हम किसी के अंडर प्रेशर हैं, अंडर टेबल हैं, तो समझ लीजिए हम वहाँ से निकलने वाले हैं। अब देखिए एबव का अपोजिट आ गया बिलो। बिलो में क्या है, द बॉक्स इज बिलो द कैट, जो बॉक्स है वो कैट के नीचे है, मीन्स कैट इसके ऊपर है क्रम में। देखिए कैट देखिए थोड़ा ऊपर दिख रही है और जो बॉक्स है वो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि कैट जो है वो बॉक्स के ऊपर बैठी है, ऐसा होता तो ऑन हो जाता क्योंकि सरफेस आ जाता। कैट हल्का सा ऊपर है क्रम में और जो बॉक्स है वो नीचे है। इसका एक और भी सेंस आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वाटर लेवल जो होता है बिलो द आता है और अबव द आता है, मीन्स डेंजर कंडीशन। अब और मैं आप बता दूं, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल होता है, गरीबी रेखा के नीचे। यहाँ पे अब देखिए स्पेशलाइजेशन के दो और एग्जाम्पल, बिटवीन और एमंग, बहुत अच्छा विजुअल दिखाई दे रहा है। अगर कभी भी रेड बॉक्स जो है वो बिटवीन है ग्रीन और येलो के, मतलब जब दो के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो हम ऑल टाइम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पे ग्रीन और येलो के बीच में रेड बॉक्स है तो वो बिटवीन का सेंस दे रहा है, और दूसरी तरफ देखना है एमंग का सेंस। तो एमंग का सेंस क्या दे रहा है, आई एम स्टैंड अमंग द बॉक्सेस, मेरे चारों तरफ बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मीन्स मोर देन वन, ये बोला जाना है। सेंस देखना है, जब भी टू की बात आएगी तो हमेशा बिटवीन का यूज होगा, और मोर देन टू चाहे वो थ्री ही हो। इंग्लिश का बहुत ही डेफिनेट रूल होता है, इसमें आप बट लेकिन डाउट्स क्रिएट ही मत करिए। सेंस सिंपल क्लियर्स ऑल द टाइम। दो तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा भले ही वो तीन हो, तीन चार पाँच, फिर चाहे वो मिलियंस में हो, तो हम ऑल टाइम किसका यूज़ करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। आई एम स्टैंड एमंग द बॉक्सेस, चारों तरफ बॉक्सेस हैं और हम उसके बीच में हैं, तो हम एमंग का यूज़ करेंगे। और जैसे ही दो के बीच में कोई वस्तु का सेंस आएगा तो हम ऑल टाइम बिटवीन का यूज़ करेंगे। सिंपल शॉर्ट मेथड है। अब देखते हैं इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का हिंदी क्या है, जस्ट सामने, बिल्कुल सामने, और बिहाइंड का मीनिंग क्या है, पीछे। अब देखिए द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बिल्ली है वो बॉक्स के सामने है, बॉक्स जस्ट उसके पीछे है। और दूसरा क्या है, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, और बिल्ली जो है वो बॉक्स के पीछे है, तो जस्ट बिहाइंड है। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स, और फिर कौन है, बिल्ली। ऐसे दूसरा देखते हैं नियर और फॉर फ्रॉम, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो जिससे आपको और ज़्यादा बहुत सारे प्रीपोजिशन और एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। नियर, द बॉल इज नियर द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के पास में है। द बॉल इज फॉर फ्रॉम द बॉक्स, और जो फॉर कहाँ पे यूज हो रहा है, फॉर के साथ फ्रॉम का यूज हो रहा है। फॉर मतलब दूरी होता है, फ्रॉम मतलब किसी वस्तु से। तो दूसरा एग्जाम्पल में बॉल जो है उससे दूर है और नियर मीन्स होता है पास। अब देख लेते हैं नेक्स्ट
अक्रॉस और थ्रो। आई वेंट अक्रॉस द रिवर। अगर हम किसी के बीच से किसी चीज़ को पार कर रहे हैं तो अक्रॉस का यूज़ करेंगे। देखिए मीन्स क्या है, उसके बीच से हम निकल रहे हैं तो आई वेंट अक्रॉस द रिवर। ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, अच्छा ब्रिज से जाएंगे तब भी अक्रॉस बोलेंगे, और तैर के जाएंगे तब भी अक्रॉस बोलेंगे। और थ्रो मीन्स क्या है, बॉल वेंट थ्रो द विंडो, मीन्स उससे होकर। अगर विंडो है तो बॉल जाएगी तो विंडो से बीच से निकलेगी जाके। और अक्रॉस का यूज़ क्या हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम उसके अंदर से तैर के जा रहे हैं, पुल के ऊपर से जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, तब भी हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे अक्रॉस का यूज़ फॉरेस्ट के लिए भी होता है। और थ्रो का यूज़ किसी इनक्लोज्ड एरिया, यानी चारों तरफ से अगर वो घेर लें और उसके बीच से अगर कोई चीज़ निकल रही है तो उसको बोलेंगे थ्रो। इसको आप थ्रो मत बोलना, फेंकने वाला नहीं, थ्रू, THROUGH, थ्रो मीन्स थ्रू, इसके थ्रू। और थ्रो THROW है, जिसका मतलब होता है फेंकना। तो देखिए एक विंडो है और उसके बीच से होके बॉल निकल रही है तो बोला जा रहा है थ्रू। और जब रिवर वाले एग्जांपल में देखिए अक्रॉस, तो एक छोटा सा ब्रिज बना है और उसके ऊपर से जब हम निकलते हैं तो उसको बोलते हैं अक्रॉस। तो थ्रो देखिए सर्किल में विंडो है और उसके बीच से बॉल निकल रही है, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन में ऑफ और आउट ऑफ, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ये मीन्स जो, अब देखिए ऑफ मतलब टेबल से कूदना है उसको, किसी चीज़ से अगर हम अलग होते हैं। देखिए पहले बिल्ली कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, अब एक एरो बन गया नीचे की तरफ, बिल्ली जो है वो टेबल से नीचे की तरफ जाएगी तो हम सेपरेशन, ऑफ हमेशा सेपरेशन को दिखाता है। अब बिल्ली यहाँ से उठ के नीचे की तरफ चली गई तो हम क्या बोलेंगे, ऑफ का। मीन्स OF ऑफ काकी के होता है और OFF सेपरेशन को दिखाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ऑफ दो तरीके का है, OF ऑफ जिसका संबंध सूचक होता है काकी के, और यहाँ पे ये जो है वो ऑफ जो है पृथकता, अलगाव, किसी चीज़ से अलग होना। बार बार मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब आउट ऑफ और ऑफ में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर किसी के अंदर कोई चीज़ है और उससे निकल के बाहर आ रही है तो उसको आउट ऑफ बोलेंगे। और देखिए जब वो पहले से ऑलरेडी बाहर ही है लेकिन किसी चीज़ से अलग होके दूसरी जगह पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कहीं चारों तरफ कूद रही है तो हम बोलेंगे ऑफ। अब देख लेते हैं अप एंड डाउन। सिंपल रिलेशन है, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। इसको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गोइंग अप द स्टेयर्स अप, गोइंग डाउन द स्टेयर्स नीचे। मीन्स अप द मार्केट, मार्केट इस समय ऊपर है, और डाउन द मार्केट मीन्स इस समय बाजार नीचे है। ऊपर नीचे के सेंस में जब भी कभी हम क्रम बाय क्रम ऊपर जाएंगे तो अप बोलेंगे, और जब हम क्रम बाय क्रम नीचे आएंगे तो उसको हम डाउन बोलेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। जब ऊपर का सेंस जाए तो समझ लीजिए, देखिए गोइंग जैसा वर्ड है तो गोइंग अप द स्टेयर्स, अप का मतलब ऊपर की तरफ हो गया, और गोइंग डाउन द स्टेयर्स तो नीचे की तरफ हो गया। अब हम ऐसे ही प्रीपोजिशन से एक आध एग्जाम्पल और बना लेते हैं। सारा एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए और मेरे वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के कुछ और वीडियो, मज़ेदार जानकारियाँ लेके मैं फिर आने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब आगे बात करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, जो अप एंड डाउन या स्पेशल रिलेशन जो है, जो बीच के संबंध को बताता है। ऐसे रिलेशंस स्थापित करने के लिए आप इन वीडियो को बार बार देखें और बहुत सारी जानकारियाँ कलेक्ट करें। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अब आगे बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखा करें। जैसे आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ ले पाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी और डेफिनेटली आपको गुड मार्क्स दिलवाएंगी। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।